अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 276। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मसल डिसऑर्डर्स। हमने मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, मसल की टाइप्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद उसकी वर्किंग पढ़ी कि किस तरह से मसल्स में रिलैक्सेशन होती है, किस तरह से कंट्रैक्शन होती है। इन द एंड हम मसल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे वन बाय वन आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। मसल डिसऑर्डर्स। The following are some common muscle disorders. Number one, muscle fatigue. Muscle fatigue means a decline in muscle performance that occurs after prolonged or intense physical activity or due to some diseases. Its symptoms include pain, decreased muscle strength, and reduced endurance. The following factors contribute to muscle fatigue. During exercise, the muscles use ATP to contract. When the supply of ATP is depleted, the muscle is no longer able to contract. As the muscle work, they produce metabolic waste, for example, lactate, hydrogen ions, and reactive oxygen. These wastes contribute to muscle fatigue. When muscle fibers are repeatedly activated, they are not able to effectively handle calcium ion, which can impair muscle function. Prolonged or intense exercise can cause small amount of damage to muscle fiber, leading to inflammation and reduced muscle function. Muscle fatigue typically improves with rest. If it is severe, it required medical attention. सबसे पहले जो यहाँ पे आपको डिसऑर्डर नज़र आएगा, जो मैंने अभी रीड आउट किया, डैट इज़ मसल फटीक। व्हाट इज़ मसल फटीक, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, देन हम इसके काजेज़ पढ़ेंगे। देर आर लॉट ऑफ काजेज़ ऑफ मसल फटीक। मसल फटीक एक कॉमन फिनोमेना है। मतलब बहुत जनरली इसको अक्सर देखने में मिलेगा। आप ज़्यादा जब वर्किंग करते हो, ज़्यादा आप अगर पैदल भी चल लो तब भी आपके जो है आपको मसल फटीक हो जाती है। मतलब कॉमन एक इशू है। सबसे पहले हम आते हैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए कि मसल फटीक होती क्या है। सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर लिखोगे तो आप हेडिंग ही यही दोगे, मसल फटीक की हेडिंग दोगे। व्हाट इज़ मसल फटीक। मसल फटीक का मतलब है डिक्लाइन इन मसल परफॉर्मेंस। मसल्स की जो परफॉर्मेंस है, जो हमने उसकी सारी परफॉर्मेंस पढ़ी, यानी कि वो कंट्रैक्ट करते हैं और वो रिलैक्स करते हैं, तो मसल की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके अंदर डिक्लाइन आ जाता है, उसके अंदर एक कमी आ जाती है। और ये क्यों आती है? जब हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और बहुत हैवी किस्म की, बहुत शिद्दत वाली फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करें, या जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, या इवन फिज़िकल लेबर यानी कि काम भी बहुत ज़्यादा अगर किया जाए तो भी ये मसल फटीक हो जाती है। या फिर किसी और बीमारी भी जो है, डिफरेंट टाइप की ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से भी मसल फटीक हो सकती है। तो मसल फटीक को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि मसल फटीक मीन अ डिक्लाइन इन मसल परफॉर्मेंस दैट अकर आफ्टर प्रोलॉन्ग और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी और ड्यू टू सम मसल डिसऑर्डर्स, मसल डिजीजेस। मसल्स की परफॉर्मेंस में कमी आ जाना, ठीक है, किसी भी वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से, प्रोलॉन्ग एक बहुत देर तक या बहुत शदीद किस्म की आपने एक्टिविटी की हो, कोई ऐसी एक्सरसाइज की हो, बहुत ज़्यादा आप चले हो, या आपको कोई डिज़ीज़ हो, उसकी वजह से आपके मसल जब अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम उसे क्या कहते हैं, डैट इज़ मसल फटीग। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से बेटे मसल फटीग होती है। तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास आते हैं, सिम्टम्स का मतलब क्या है, अलामतें, ठीक है ना। वो कौन सी सिम्टम्स, वो कौन सी अलामतें आपको नज़र आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आपको मसल फटीग है। तो सिम्टम्स में हमारे पास यहाँ पे आती है पेन, आती है डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस इंडोरेंस, ठीक है। ये 3 सिम्टम्स हैं इसके मेन हमारे पास आ रहे। आपने सिम्टम्स में 3 ही यहाँ पे सिम्टम्स लिखने हैं। पहला सिम्टम मैंने क्या बता दिया आपको, पहला सिम्टम मैंने बताया पेन, यानी कि आपको अपने मसल्स में क्या फील होगी बेटे, पेन फील होगी। आपको अपनी बॉडी में दर्द होगी, ठीक है, जगह जगह, सारी बॉडी में भी, सारे मसल्स में भी हो सकती है। और इसके अलावा आपको जो है वो कुछ बॉडी के मसल्स हैं, यानी कि अगर आपने लेग्स से ज़्यादा काम किया तो लेग्स के मसल्स में दर्द हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा
मतलब अगर बाजुओं से आपने अपने आर्म से ज़्यादा काम किया है तो आर्म्स में दर्द हो सकती है, या फिर पूरी बॉडी ही में अगर ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पूरी बॉडी आपकी इन्वॉल्व थी तो पूरी बॉडी में भी पेन हो सकता है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ। आपके जो मसल की स्ट्रेंथ है, जो मसल्स की एनर्जी होती है, आपको क्या फील होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि कुछ भी करने की ना, आप अपने आप को बहुत थका थका फील करते हो, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो कि आप इस काबिल नहीं होते, कि आप जो है ना, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं होती, एनर्जी नहीं होती कि हम कोई वर्किंग जो है वो कर सकें। तो क्या होगा कि आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है बेटे, डिक्रीज हो जाती है। और इन द लास्ट आपका जो सिम्टम लिखा हुआ है डेट इज़ रिड्यूस इंडोरेंस। ठीक है, इंडोरेंस बेटे एक एबिलिटी है किसी भी चीज़ को इंड्योर करने की, या हम ये कह सकते हैं कि एक अनप्लेजेंट एक सिचुएशन है जो जब आपके लिए कोई भी प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट आपको फील हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या आप इसको इंडोरेंस मैं इस तरह समझा सकती हूँ आपको कि आपकी जो कैपेसिटी है कोई भी काम करने की बेटे वो उस तरह की नहीं हो, जैसे मतलब आम रूटीन में जब मैं हेल्दी फील करूं तो मैं वो टास्क जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करूं, लेकिन जब मैं सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई कोई भी रीज़न है इसके, तो उसको मैं क्या कहूँगी कि रिड्यूस इंडोरेंस आ गई, यानी कि वो जो कैपेसिटी थी कुछ करने की वो उसमें एक वियर एंड टियर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी कि उस काम को करने के लिए मुझे ज़्यादा स्टेमिना की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई है कि हम इंडोरेंस मतलब किसको कह सकते हैं। इंडोरेंस क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेटे अपने आप को एक्सर्ट करने की और एक्टिव रहने की जो एबिलिटी है फॉर लॉन्ग पीरियड वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने मसल फटीग के 3 सिम्टम्स यहाँ पे पढ़ लिए। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, पेन है, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ है, और लास्ट में मैंने आपको क्या यहाँ पे हमने पढ़ा, रिड्यूस इंडोरेंस। अब हम बात करेंगे इसके काजेस की। अगर आप लोग नोट भी लिख रहे हो तो आप हेडिंग में लिखोगे काजेस ऑफ मसल फटीग। अब इसके काजेस मैं आपको पढ़ाऊंगी नंबर 1, 1 बाय 1 कोशिश करती हूँ पॉइंट वाइज इसके मैं आपको काजेस बताऊँ। सबसे पहला काज जो मसल फटीग का हमारे पास आएगा वो क्या है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की बात हो रही है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे मसल्स बेटे एटीपी यूज़ करते हैं, किस लिए, टू कंट्रैक्ट, यानी कि कंट्रैक्शन के लिए मसल्स क्या यूज़ करेंगे, एटीपी यूज़ करेंगे। और जब आप एक्सरसाइज करते रहते हो, आप एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करते हो, तो क्योंकि उस टाइम मसल क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एटीपी यूज़ कर रहे होते हैं कंट्रैक्शन के लिए। लेकिन जब आप उसे कंटिन्यू रखते हो तो सप्लाई जो एटीपी की है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके मसल जो हैं दे आर नॉट बीन एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल जो है वो कंट्रैक्ट फिर नहीं करते, उनके अंदर एबिलिटी नहीं रहती, और आपको क्या फील होता है, यू फील मसल फटीग इन दैट केस। दूसरे काज की बात करें, दूसरे काज में बेटे आपको क्या है कि बताया हुआ है कि जब मसल वर्क करते हैं तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं। कौन, मसल्स बनाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मसल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या कुछ शामिल है बेटे, लैक्टेट शामिल है, हाइड्रोजन आयन शामिल है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, ये वेस्ट जो हैं, अगर ये वेस्ट बहुत ज़्यादा कामुलेट होते रहें बॉडी के अंदर तो ये वेस्ट भी जो है मसल फटीग में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इनकी वजह से भी आपको मसल फटीग होती है। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड काज हो गया। यानी कि जैसे जैसे मसल्स वर्क करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मसल्स के कौन से हैं, लैक्टेट है, हाइड्रोजन आयन है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन है। और जब इनकी स्टोरेज हो जाती है तो ये क्या करते हैं बेटे, ये कंट्रीब्यूट करते हैं मसल फटीग में। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट काज की तरफ। नेक्स्ट काज क्या है कि जब मसल फाइबर्स बेटे रिपीटली एक्टिवेटेड होते हैं, बार बार एक्टिवेट होते हैं मसल फाइबर, तो वो जो कैल्शियम आइंस को मसल्स ने हैंडल करना होता है वो इफ़ेक्टिवली उनको हैंडल नहीं कर सकते, जिनकी वजह से मसल का फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वो सही तरह से परफॉर्मेंस अपनी शो नहीं कर पाते। ये भी एक काज है किसका, मसल फटीग का। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि प्रोलॉन्ग और इंटेंस एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करें, यानी कि जैसे बहुत सारे लोग बेटे जिम ज्वाइन कर लेते हैं या कोई बहुत ज़्यादा हैवी या डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज स्पेशली प्रोलॉन्ग हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हो, 2-2 घंटे, 3-3 आवर्स, 4-4 आवर्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो,
तो उसकी वजह से भी क्या होती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है उस डैमेज आ जाता है किसमें, आपके मसल फाइबर्स में, और मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मसल का फंक्शन जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं होता, उसके अंदर एक डिक्रीज़ आ जाता है, उसके अंदर एक रिडक्शन आ जाती है कि वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्लियर। इसके बाद हम लास्ट पे आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास आता है रेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा टिपिकल जो यहाँ पे ट्रीटमेंट आएगी मसल फटीक में वो क्या है, रेस्ट। आपने क्या करना है, रेस्ट करनी है। जितना आप रेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप जो है वो इम्प्रूव करोगे। और अगर आपकी कंडीशन बेटे बहुत ज़्यादा स्वेयर है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मसल की पेन है, तो इस केस में आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और एंड आपको जो है वो डॉक्टर के पास जो है वो जाने की ज़रूरत है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो मसल डिसऑर्डर पढ़ा डेट इज़ नोन एज मसल फटीक। मसल फटीक में मैंने आपको क्या बताया कि मसल फटीक बेटे एक डिक्लाइन है। किस में डिक्लाइन का मतलब होता है कमी आ जाना। किस चीज़ में कमी आ जाना, मसल्स की परफॉर्मेंस में। मसल की परफॉर्मेंस में कमी आना बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें प्रोलॉन्ग और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी है या फिर किसी बीमारी की वजह से भी उसकी एक्टिविटी में उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। तो ये जो मसल्स की परफॉर्मेंस में कमी आती है इसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज मसल फटीग। उसके बाद मैंने आपको इसके सिम्टम्स पढ़ाए थे। सिम्टम्स में हमने 3 मेन सिम्टम्स पढ़े थे। मसल की स्ट्रेंथ में कमी आएगी और आपको पेन फील होगी और इन द एंड मैंने आपको बताया था कि इंडोरेंस जो है उसमें भी एक रिड्यूस वो हो जाएगी, आपकी रिडक्शन उसमें भी आ जाएगी। उसके बाद बेटे हमने इसके काजेज़ पढ़े थे कि मसल फटीग के काजेज़ क्या है। मेन काजेज़ मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला काज हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एटीपी को यूज़ करते हैं मसल फॉर कंट्रैक्शन, ठीक है। और एटीपी की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, डिप्लेटेड होना शुरू होती है, यानी कि उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। और जब मसल्स को एटीपी नहीं मिलता तो मसल जो है वो दे आर नॉट बीन एबल टू कंट्रैक्ट, और उस केस में भी आपको मसल फटीग फील होगी। दूसरा मेन काज मैंने क्या बताया था कि जब मसल्स वर्क करते हैं तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में हमारे पास कौन कौन से वेस्ट आए थे, लैक्टेट, हाइड्रोजन आयन एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन। इन तीनों को अंडरलाइन करो, ये आपके MCQs में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मसल्स जब वर्क करते हैं तो वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सा बनता है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेस्ट भी जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, मसल फटीग में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जब मसल फाइबर रिपीटली एक्टिवेटेड होते हैं तो बेटे वो इफेक्टिवली कैल्शियम आयंस को हैंडल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मसल का फंक्शन जो है वो भी इफेक्ट होता है। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोलॉन्ग और इंटेंस एक्सरसाइज अगर हम करें तो उससे भी मसल फाइबर जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आपको इन्फ्लेमेशन होती है और उन मसल्स का जो फंक्शन है उसमें भी एक कमी आ जाती है। क्लियर। अब हम चलेंगे बेटे अपने सेकंड जो एबनॉर्मेलिटी है, सेकंड जो डिसऑर्डर है मसल्स का, उसकी तरफ चलते हैं। डेट इज़ नोन एज मसल क्रैम्प्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Muscle cramps are sudden, involuntary, and often painful contraction of muscles or group of muscles. They usually last from a few seconds to several minutes and most commonly occur in the legs and feet. Common causes include dehydration and imbalance of salts, overuse or injury of the muscles, certain medications like diuretics, and medical conditions such as diabetes, liver diseases, and nerve damage. To relieve muscle cramps, gently stretch and massage the affected muscles, applying heat or cold to the area, and use pain relieving medication that can help. नेक्स्ट जो मैंने डिसऑर्डर की भी रीडिंग की, डेट इज़ नोन एज मसल क्रैम्प। सबसे पहले हम बात करेंगे मसल क्रैम्प के सिम्टम्स की। यहाँ पे आपको मसल क्रैम्प के सिम्टम्स दिए हुए हैं। पहले तो ये बता दूँ मैं आपको कि मसल क्रैम्प्स क्या है। मसल क्रैम्प बेटे एक सडन का मतलब होता है अचानक, एक वो इनवॉलेंट्री एक्शन है और ये पेनफुल कंट्रैक्शन होती है किसकी, या तो मसल की या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स, यानी कि एक मसल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ मसल्स भी होते हैं। वो मिल के क्या करेंगे बेटे, मिल के वो एक पेनफुल कंट्रैक्शन करते हैं, बहुत शदीद आपको पेन होती है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन है और ये सडनली हो जाता है, एकदम हो जाता है, ठीक है। सडन एक्शन है, ये इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में ये नहीं है। उसके बाद आते हैं इसके सिम्टम। ये जो आपको बेटे इनवॉलेंट्री एक एक्शन होगा, आपको जो है सडन एक पेन जो है बहुत शदीद मसल्स में फील होती है।
ये तकरीबन फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू मिनट्स तक जारी रहती है। फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू सेकंड की भी हो सकती है, बहुत थोड़ा भी इसका टाइम फेज हो सकता है, या ये फ्यू मिनट की भी हो सकती है। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ होती है बेटे? ये मोस्ट कॉमनली हमारी लेग्स में या हमारे फीट में, यानी कि हमारी लेग्स और पाँव, यानी कि जो फुट है आपका उसमें, फीट्स में, आपकी लेग्स में जनरली जो है मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसके हमने क्या पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन भी कर ली, इसके सिम्टम्स भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं इसके काज की तरफ। व्हाट इज़ द काज? मेन काज क्या है, किस वजह से ये होती है, इसके काजेस कौन कौन से हैं? पॉइंट वाइज इसके मैं काजेस बताऊंगी, आप लोग हेडिंग देंगे काजेस ऑफ मसल क्रैम्प्स। सबसे पहला काज यहाँ पे जो जनरल काज आएगा वो कौन सा आएगा? डिहाइड्रेशन एंड इम्बैलेंस ऑफ सॉल्ट। जब आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है, आप पानी कम पीते हो, पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं उसको? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबसे मेन काज है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आपको मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। सेकंड मेन काज यहाँ पे है ओवर यूज़ या इंजरी ऑफ द मसल। आपके मसल में अगर इंजरी हो जाए या उसका ओवर यूज़। ओवर यूज़ क्या होता है? ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का करना, उसको ओवर यूज़ कहते हैं ना। ज़्यादा इस्तेमाल कैसे है मैं बताती हूँ आपको। मसल का ओवर यूज़ कैसे होगा? आप देखो, आप खड़े हो, एक स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ठीक है, खड़े हो और काफ़ी देर तक कोई भी पर्सन है उसकी वर्किंग ऐसी है कि वो कंटिन्यूसली 3-4 घंटे खड़ा है। कोई औरत है, कोई हमारे पास यहाँ पे वोमेन आती है, वो किचन में तकरीबन को 3-4 घंटे से कंटिन्यूसली खड़ी है, ठीक है। तो जब आप ओवर यूज़ करते हैं मसल का, आप देखो एक इतनी देर तो नहीं एक स्टैंडिंग पोजीशन में मसल्स को रहना चाहिए, लेग्स के, आपको बैठना चाहिए, उनको थोड़ी सी रेस्ट देनी चाहिए। लेकिन जब आप उनका प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे, ज़्यादा देर के लिए उनको यूज़ करेंगे, तो उस केस में मसल्स को क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उस केस में भी आपके मसल जो है, मसल क्रैम्प्स आएंगे, और जनरली या तो लेग्स पे आएंगे या आपके फुट पे आएंगे, ठीक है। तो ओवर यूज़ जो है वो भी इसका एक काज है। इसके अलावा अगर आपके मसल्स में इंजरी है तो भी आपको मसल क्रैम्प देखने को मिलेंगे। उसके बाद है सर्टन मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, अगर वो मेडिसिन आप ले रहे हो तो उनकी वजह से भी आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल उन मेडिसिन्स की क्या है? डाययूरेटिक्स जो है, ये कॉमन एग्जांपल है। इसके अलावा एक और सिम्टम्स भी आपको बताया हुआ है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं आपके पास आता है? अगर आपको डायबिटीज़ हो, कोई लिवर डिजीज़ हो, या आपकी नर्व जो है उनमें कोई डैमेज हो, यानी कि आपकी नर्व डैमेज हो, तो उस केस में भी आपको मसल क्रैम्प देखने को मिलेंगे। इन द लास्ट हमारे पास क्या आता है? इसका ट्रीटमेंट, कि अगर आपको मसल क्रैम्प हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर मसल क्रैम्प होते हैं तो बेटे उसको रिलीव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? उस स्पेसिफिक एरिया पे मसाज करते हैं और जेंटली उसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। जनरली स्ट्रेच करने से वो खुद ब खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं भी ख़त्म होती तो उस केस में आपने क्या करना है? वहाँ पे अपना जो भी स्पेसिफाइड मसल है जहाँ पे आपको क्रैम्प फील हो रहा है, वहाँ पे आप क्या करोगे? मसाज करोगे। इसके अलावा अगर वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है और वो ठीक नहीं होता तो आपने वहाँ पे हीट अप्लाई करनी है या कोल्ड ठंडा करना है उस एरिया को। और पेन रिलीविंग डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन्स हैं जो हम ऊपर अप्लाई करते हैं मसल्स के, वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? हमने मसल क्रैम्प पढ़ा। मसल क्रैम्प में मैंने क्या बताया कि सडन इनवॉलेंट्री पेनफुल कंट्रैक्शन है, किसकी? मसल की या ग्रुप ऑफ मसल्स की। उसके बाद हमने इसके सिम्टम पढ़े कि ये क्रैम्प पड़ते हैं, आपको पेनफुल कंट्रैक्शंस होती हैं, किसके अंदर? मसल्स के अंदर होती हैं। ये फ्यू मिनट से लेकर फ्यू सेकंड से लेकर फ्यू मिनट्स तक भी जो है वो लास्ट कर सकती हैं, चल सकती हैं, इतना टाइम लगता है इनको। और जनरली कहाँ होती हैं? आपकी फीट में और आपकी लेग्स में। उसके बाद इसके मैंने काजेस पढ़ाए। काजेस में हमने क्या पढ़ा? डिहाइड्रेशन पढ़ा, इम्बैलेंस ऑफ साल्ट पढ़ा, कि अगर ये भी मैंने आपको बताया नहीं था शायद पहले, अगर साल्ट का इम्बैलेंस हो जाए, हमारी बॉडी में बैलेंस साल्ट ना हो, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, किसी की कम है, एक बैलेंस ना हो साल्ट में, तब भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन है, ओवर यूज़ है, इंजरी ऑफ द मसल्स है, और सर्टन मेडिकेशन और मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़, लिवर डिजीज़ एंड नर्व डैमेज जो हैं इसके काजेज़ हैं। और इसके ट्रीटमेंट्स में हमारे पास क्या आते हैं कि हम मसल क्रैम्प को रिलीव करने के लिए या तो मसल्स को जेंटली स्ट्रेच करेंगे या फिर इफेक्टेड मसल्स पे क्या करेंगे? मसाज करेंगे। और दूसरा एक और ट्रीटमेंट है कि आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हीट या कोल्ड। और इन द एंड अगर वो नहीं जाता मसल क्रैम्प तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप की पेन रिलीविंग मेडिकेशंस जो हैं वो मिलती हैं बेटे, वो वहाँ पे यूज़ करेंगे।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मसल डिसऑर्डर आता है बेटे, डेट इज टेटनी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Tetany is condition characterized by involuntary muscle contraction and spasm due to increased muscle tone and hyperexcitability of the nerves. These contractions can occur in various parts of the body such as hand, feet, face, or larynx. The most common cause of tetany is hypocalcemia, low level of calcium in blood, which may be due to vitamin D deficiency, renal failure, or thyroid disorder. Tetany may also be due to other salt imbalances such as low level of magnesium in blood. Treatment for tetany depends on the underlying cause. If tetany is caused by salt imbalances, treatment may involve calcium or magnesium supplements or intravenous fluid to restore electrolyte balance. हमारे पास यहाँ पे थर्ड काज आएगा, डेट इज़ नोन, जो हमारे पास थर्ड मसल डिसऑर्डर आ रहा है बेटे, डेट इज़ टेटनी। क्या नाम है? टेटनी। टेटनी क्या चीज़ है? सबसे पहले ये बताऊंगी मैं आपको। टेटनी एक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिसमें इनवॉलेंट्री मसल्स की कंट्रैक्शन और उसमें स्पैम्स पड़ते हैं ड्यू टू इंक्रीज मसल टोन। ठीक है, मसल टोन के इंक्रीज होने की वजह से और नर्व्स के अंदर क्या हो जाता है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक वर्ड है आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स। हाइपर एक्साइटेबिलिटी, पहले मैं आपको वर्ड एक दफ़ा समझा दूँ। हाइपर एक्साइटेबिलिटी बेटे एक स्टेट है। किस चीज़ का स्टेट? अगर हम एक्सेसिव हाइटेड एबनॉर्मल रिएक्शन है, ये डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई का, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और इसमें क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनका ओवर रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि हम आप इसको यूँ समझा सकते हो कि ये न्यूरोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें नर्व, मसल्स या ब्रेन सेल जो हैं वो ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, और ये मतलब एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे। जो फंक्शन इन्होंने परफॉर्म नहीं भी करना वो भी ये करना शुरू हो जाएंगे। तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी जो है बेटे, ये स्टेट है एक्सेसिव या एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ स्टिमुलाई का। किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर जो है एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया जाए, एबनॉर्मल रिएक्शन शो किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि ये हम टर्म यूज़ करते हैं स्पेशली न्यूरोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे नर्व्स, मसल या ब्रेन सेल जो है बेटे ओवरली जो है वो सेंसिटिव हो जाए, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए। क्लियर हो गया? उसके बाद मैंने आपको डिजीज़ थर्ड स्टार्ट करवाई, डेट इज़ नोन एज टेटनी। टेटनी बेटे बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे इनवॉलेंट्री मसल जो हैं पेनफुल हो जाते हैं, उनके अंदर पेनफुल कंट्रैक्शंस होती हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, और जनरली यहाँ पे हमारे जो हैंड और फीट, लेरिंग्स जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे इस डिज़ीज़ से जो है मतलब उनको ज़्यादा होती है। मतलब जो पार्ट्स हैं जैसे कि आपके हैंड है, फीट है, फेस है, लेरिंग्स है, और यहाँ पे नर्व और मसल जो हैं दोनों इन्वॉल्व होते हैं डिज़ीज़ के अंदर। ठीक है, ये आपने कब सुनी होगी वैसे इन जनरल? अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं, अगर आपको समझ नहीं आ रही, टेटनी जो है इसको हम आम जुबान में उर्दू में हम लोग कहते हैं पट्ठों की अकड़न, यानी कि जो आपके मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं। ठीक है, वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। उर्दू में अक्सर आपने सुना होगा कि पट्ठे अकड़ जाना। ठीक है, तो वो पट्ठे क्या वर्ड है? पट्ठों का अकड़ना क्या होता है? मसल्स होते हैं पट्ठे। ठीक है, अकड़ना उनका स्टिफ हो जाना है। तो हमने क्या पढ़ लिया? टेटनी जो है ये एक कंडीशन है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल जो हैं बेटे उनकी कंट्रैक्शन होती है, स्पैम पड़ते हैं ड्यू टू इंक्रीज मसल टोन एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैंने आपको एक एक वर्ड का यहाँ पे मतलब बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ये कंट्रैक्शन जो है, जो हमने कहा ना कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स की कंट्रैक्शन है। अब ये मसल्स की कंट्रैक्शन हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में हो रही है? ये हो रही है हमारे हैंड्स में, ये हो रही है हमारे फीट में, हमारे फेस में, और हमारे लेरिंग्स के अंदर जो है ये कंट्रैक्शंस जो हैं ये देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम आते हैं बेटे अब इसके काजेज़ की तरफ कि इसके काजेज़ क्या हैं, ये डिज़ीज़ क्यों होती है, वाई
इसके काजेस जो हैं, सबसे मेन या मोस्ट कॉमन जो इसका काज है डैट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। क्या है? हाइपोकैल्सीमिया। ये इसको अंडरलाइन करो, ये टर्मिनोलॉजी आपकी वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय हाइपोकैल्सीमिया? हाइपोकैल्सीमिया क्या एक टर्म है जब आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी में जो ब्लड है, स्पेशली ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है तो उस को हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम टर्म जो यूज़ करते हैं, या उस कंडीशन को जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बेटे कम हो जाता है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे डैट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है तो उस केस में आपको जो डिजीज़ होगी, जो मसल्स का डिसऑर्डर देखने को मिलेगा डैट इज़ टेटनी। ठीक है, क्लियर? ये इसका सबसे मेन काज है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जब बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपका रीनल फेलियर हो जाता है, आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, देन भी ये आपको हो सकता है। और इन द लास्ट आपको क्या बताया हुआ है, थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड क्या है, हमारा ग्लैंड है। थायराइड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको टेटनी जो है वो हो सकती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, इसके काजेज़ पढ़े। इसके अलावा इसका एक और भी काजेज़ है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के साल्ट इम्बैलेंसेस आए, यानी कि साल्ट की जो परसेंटेज है, जो उसका लेवल है वो बैलेंस ना हो, कोई चीज़ की परसेंटेज इंक्रीज़ होगी, किसी की परसेंटेज जो है वो कम होगी, तो इस केस में भी बेटे अगर साल्ट इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि स्पेशली ब्लड के अंदर अगर मैग्नीशियम का लेवल लो हो जाए, देन भी आपको ये डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है अंडरलाइंग काजेस पे। ठीक है, यानी कि किस वजह से हुई है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो ये होती है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, तो डॉक्टर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हुई है तो उस केस में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाएंगे। और अगर ये डिफरेंट टाइप के जो हैं मतलब, और ये टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उससे हमें पता चलता है। और अगर ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल लो है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा डिफरेंट टाइप के मैग्नीशियम सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट भी आगे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो ब्लड की रिपोर्ट है उसमें डेफिशिएंसी कैसी आई है। अगर तो डेफिशिएंसी आपकी थोड़ी आई होती है तो फिर तो आपको ज़्यादातर ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, यानी कि टैबलेट्स या कैप्सूल दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है बेटे डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस भी डॉक्टर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, विटामिन डी के या कैल्शियम या मैग्नीशियम के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये होगी इसकी ट्रीटमेंट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टेनी कंडीशन है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल जो है, टेटनी सॉरी, उनकी कंट्रैक्शन होती है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये कंट्रैक्शंस हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट जैसे कि हैंड, फीट, फेस और लेरिंग्स में हो सकती है। काजेज़ में हमने इसके काजेज़ में पढ़ा हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर लो हुआ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, रीनल फेलियर हुआ, या डिफरेंट टाइप के थायराइड डिसऑर्डर हो। और इन द लास्ट मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे ब्लड में साल्ट इम्बैलेंस हो, जैसे कि मैग्नीशियम जो है अगर उसकी भी डेफिशिएंसी होती है या उसका परसेंटेज ज़्यादा भी हो जाती है इन केस, तो भी आपको टेटनी जो है वो काज हो सकती है। ट्रीटमेंट में मैंने इसको क्या बताया कि डिफरेंट इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, इंजेक्शंस भी हैं और टैबलेट्स भी आपको जो है वो दी जाती हैं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के जो हैं वो डिसऑर्डर पढ़े, मसल फटीग, मसल क्रैम्प्स एंड टेटनी। तीनों के मैंने आपको सिम्टम्स बताए, तीनों के कॉजेज़ बताए, और इन द एंड तीनों के मैंने आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो हमने इन तीनों के पढ़े। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपके यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस। टेटनस और टेटनी में डिफरेंस क्या है? टेटनस तो अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है ये मैं अब आपको बताऊंगी। Tetany and tetanus are different conditions, often confused due to their similar names. Number 1, tetany involve increased muscle tone and overactive nerves causing involuntary muscle contraction or spasms. Tetanus is a severe bacterial infection caused by Clostridium tetani, which produces a toxin affecting the nervous system, leading to muscle stiffness and spasms. Tetany can affect various body parts like the hand, feet, face, or larynx. Tetanus mainly affect the jaw and the neck muscle. Tetany can result from issues like electrolyte imbalances or nerve problem. Tetanus is caused by specific bacterial infection. Tetanus is more serious and potentially life-threatening compared to tetany.
यहाँ पे बेटे दो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, एक है टेटनी और एक है टेटनस। दोनों के डिफरेंसेस आपको बताए हुए हैं, सिंपल डिफरेंसेस हैं। नंबर वन बाय वन ही मैं आपको बता देती हूँ। नंबर वन में आपको सिंपल यहाँ पे बताया है कि टेटनी में हमने अभी पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, ओवर एक्टिव नर्व्स हो जाती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रैक्शन और स्पैम्स आपको देखने को मिलेंगे। जबकि टेटनस जो है ये एक स्वेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया डेट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है उसकी वजह से होता है, और ये एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा जो कि नर्वस सिस्टम को बेटे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मसल स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, टेटनी जो है हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स जैसे कि हैंड है, फीट है हमारे, उनको लेरिंग्स को जो है इफ़ेक्ट करेगा। जबकि टेटनस जो है ये मेनली इफ़ेक्ट करती है हमारे जाज को, यानी कि जहाँ पे हमारे दांत हैं, ये लोअर जा और अपर जा, इसको इफ़ेक्ट करेगी, और हमारे नेक के जो मसल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। नंबर 3 में हमारे पास आते हैं, टेटनी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से या नर्व प्रॉब्लम की वजह से होता है। जबकि टेटनस जो है ये स्पेशल टाइप का एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। लास्ट में टेटनस जो है इट इज़ मोर सीरियस, ये ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा स्वेयर डिजीज़ है और पोटेंशली ये लाइफ थ्रेटनिंग है। मतलब इतना ज़्यादा ही स्वेयर हो जाता है कि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, और जो टेटनी है वो इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो मेडिसिन से जो है वो इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, इन द एंड बेटे यहाँ पे आपके यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। मसल्स पुल बट डू नॉट पुश, स्केलेटन इज अ सिस्टम ऑफ रॉड्स एंड नर्व्स। यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मसल्स के और स्केलेटन के। ठीक है, तो इनको आप खुद पढ़ो। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लगती है तो मुझे आपने बताना है। ये बहुत ईजी है, ये सारा कुछ हम जितना कुछ अभी तक पढ़ के आए हैं ना, मसल्स का सारा मसल्स हमने पढ़े, स्केलेटन पढ़ा, तो उन्हीं के बारे में सारा ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी टॉपिक के साथ ही बेटे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, और चैप्टर ख़त्म होने के साथ ही हमारी बायोलॉजी की बुक भी कंप्लीट होगी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमने मसल्स पढ़े, हमने बोन्स पढ़ी, जॉइंट्स पढ़े, उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़े। इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करो। ये मैंने इनको रीड आउट नहीं किया बिकॉज दे आर वेरी ईजी। जितना भी मसल्स के बारे में हम पढ़ के आए हैं सारा कुछ वही लिखा हुआ है, एक चीज़ भी उसमें से डिफरेंट नहीं है। इसी तरह सेम इज़ द केस स्केलेटन, जो हम पढ़ के आए हैं वही है। ये आपका डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मसल एंड स्केलेटन, तो उस केस में आपके ये काम आएगा। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।